अस्सलाम वालेकुम गाइस। तीसरे हफ्ते के सेकंड टर्म के दूसरे लेक्चर के साथ आज के बाद जो है बहुत थोड़ा रह जाएगा। 14 चैप्टर अगले हफ्ते ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर हमारा, तो ये आर्टिकल हैं जो कि आज हमने कवर करने हैं। इनमें आप देख लो कि इमोशनल ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्टेंस है और फैक्टर्स जिन पे इंडक्टेंस डिपेंड करती है। ये चार चीज़ें आज हमने कवर करनी है। सबसे पहले इसमें है इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ जो है वो लास्ट टाइम हमने अगर याद हो तो कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ दो तरह का होता है, डायनामिक होता है तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड होता है। तो इमोशनल ईएमएफ क्योंकि कंडक्टर के मोशन से जनरेट हो रही है इसलिए ये जो है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की मद में आएगी। इसमें यहाँ ब्लू में फिगर में दिखाया हुआ है एम कंडक्टर है जो कि जिसकी लेंथ जो है स्मॉल एल है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये प्लेस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस से दिखाई हुई है। क्रॉस का मतलब है कि ये इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन है। अच्छा, अब अगर कंडक्टर को एम को लेफ़्ट पे अगर धक्का दें लेफ़्ट साइड पे और उसके लिए आप फोर्स इस्तेमाल करें एफ ए, तो ये चलेगा और साथ ही में जो हमारा पाथ है ये पी एस आर क्यू, इस पाथ का कंडक्टिंग पाथ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से करंट की प्रोडक्शन मुमकिन हो जाएगी। मैं पता है इनकम्प्लीट सर्किट्स में करंट नहीं बहता। तो एम एन कंडक्टर जो है वो मूव करेगा जब ये रेड में जो शो किया हुआ पी एस आर क्यू पाथ पे, तो जाहिर है कि ईएमएफ जनरेट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है तो जाहिर है कि जो रफ्तार कंडक्टर है, जो यहाँ पे वेलोसिटी दिखाई हुई है v, तो इस वेलोसिटी से जो अंदर बैठा हुआ चार्ज है वो भी मूव कर रहा है। जो रफ्तार सवारी की, भी सवारियों को जिस रफ्तार से बस जाएगी उसी रफ्तार से अंदर सवारियाँ चल रही हैं। तो कंडक्टर जिस रफ्तार से मूव कर रहा है उसी रफ्तार से जाहिर है कि अंदर वाला चार्ज भी मूव कर रहा है। तो चार्ज मूव कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो जाहिर है क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज। और v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर आप राइट हैंड से देखोगे, v से b की तरफ दाएं हाथ की उंगलियां कर्ल करोगे तो थंब आपका जो है वो नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है। तो चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, जो अगर सर्किट पूरा है। अगर सर्किट पूरा नहीं है, फर्ज के आप यहाँ से पी एस आर क्यू निकाल देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को चला रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। नतीजा ये होगा कि नीचे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और ऊपर उसके पीछे जो छोड़ेगा वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर होगा इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी एमएन के अंदर, कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर सर्किट पूरा है तो उस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट भी जो है जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब करंट चलना शुरू हो गया सर्किट के अंदर क्यू वी क्रॉस बी फोर्स की वजह से। ये बेसिक फोर्स है जो कि इंड्यूस ईएमएफ में मजबूर करती है चार्ज को चलने पे। लेकिन एक दफ़ा जब करंट चल पड़ेगा तो एक और फोर्स प्ले में आ जाएगी। वो कौन सी है? आई एल क्रॉस बी फोर्स। आई करंट अगर इंड्यूस करंट है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है एम एन का विद इन द सर्किट, यानी पी और क्यू के दरमियान में जो लंबाई है ये स्मॉल एल आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ। तो ये वाली जो लेंथ है इसके ये एक्सपीरियंस करेगी एक मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर के ऊपर, और ये कंडक्टिंग फोर्स होगी आई एल क्रॉस बी या आई एल बी हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे थीटा 90 है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का। तो जो कंडक्टर है उसके ऊपर आई एल क्रॉस बी या आई एल बी फोर्स मैग्नीट्यूड की लग रही है। इस फोर्स से क्या होगा? ये फोर्स जो है ये हमारी अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। अप्लाइड फोर्स कह रही लेफ़्ट की तरफ, हम खुद लगा रहे हैं, तो ये राइट साइड की तरफ अपोजिंग फोर्स लेंज़ेस लॉ की वजह से लगेगी। अच्छा,
और जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है यहाँ पे वो कितना होगा। तो हमें पता है कि वर्क जो है वो होता है F इंटू डी, वर्क होता है F इंटू डी। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो तो पीछे हमने पढ़ ली, ILB है। और रेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि टाइम से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। तो D/T अगर करें तो W/T हो जाएगा, लेकिन D/T आपको पता है कि वेलोसिटी है। तो ये F जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ये हो जाएगा FV या ILB भी, F की वैल्यू डाल के। तो ये वर्क तो हमें पता है वर्क ट्रांजिएंट एनर्जी है, फर्स्ट ईयर से हमें या पुरानी क्लासों से पता होना चाहिए। तो एनर्जी ट्रांजिएंट होने का मतलब किसी न किसी और एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। यहाँ पे करंट बन रहा है, तो ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ये इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम बन जाएगा। तो वो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हमें पता है VI होती है। तो यहाँ पे जो EMF है वो इंड्यूस EMF है, तो करंट I है, इंड्यूस करंट। तो E और एप्सिलॉन और I का प्रोडक्ट पावर है जो कि रिजल्ट के तौर पे आ रही है। और ये वो पावर है जो कि इनपुट है, जो कि हम जो है वर्क करके सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को। तो ज़ाहिर है दोनों एनर्जी कंजर्वेशन से बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे I कट जाएगा लेफ़्ट और राइट साइड पे। I कटने के बाद आपके पास बचेगा इंड्यूस EMF VLB। इनकी वो वेलोसिटी जिससे कंडक्टर चल रहा है वो अगर ज़्यादा होगी तो इमोशनल EMF जो पैदा हो रही ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएगा। ये हमें पुराने भी नोशन है हमारी इंड्यूस EMF के बारे में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की रफ्तार है वो ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएगी कंडक्टर के चलने से। I इंड्यूस करंट और B मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें सिस्टम रखा हुआ है। तो ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा जो है वो एंगल 90 का ही हो दोनों के दरमियान में, V और B के दरमियान। तो अगर नहीं है 90 तो कुछ और एंगल है तो फिर आपको VIB sin थीटा यूज़ करना चाहिए या करना पड़ेगा। मोशनल EMF का मतलब है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसके मोशन की वजह से उसके अंदर EMF पैदा हो रही है कंडक्टर में, मटेरियल में। और अगर सर्किट पूरा है जैसे कि हमारे इस फिगर में है तो फिर उस इंड्यूस EMF की वजह से इंड्यूस करंट भी जनरेट हो सकता है। तो आगे चलते हैं। सेल्फ EMF जो है, सेल्फ इंड्यूस EMF, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर करंट कॉइल में किसी भी कॉइल में किसी भी वजह से बदल रहा है तो जाहिर है कि उससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड वो भी बदलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर बदल रही है तो क्या होगा, कॉइल में कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो फैराडे लॉ के मुताबिक उसको एक EMF इंड्यूस करनी चाहिए उसी कॉइल में। और EMF क्लोज सर्किट है तो हमें पता है भी पैदा कर सकती है जो कि अपने कॉज को काटेगा। और कॉज है ज़ाहिर है चेंजिंग करंट, लेंज़ लॉ के मुताबिक कॉज को काटना चाहिए। तो अगर दो सूरतें कि करंट बदले, कम हो ज़्यादा हो, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल शोन कॉइल के अंदर से कम या ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर EMF इंड्यूस नहीं होगी। अब यहाँ पे DC सर्किट दिखाया हुआ फिगर में और रियोस्टैट लगा हुआ। जब आप रियोस्टैट को चेंज करेंगे रेजिस्टेंस तो ज़ाहिर करंट बदलेगा, फील्ड बदलेगी और करंट EMF इंड्यूस हो जाएगी। सेल्फ EMF जो है यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस EMF जनरेट हो जाएगी। ये जो है ये एग्जांपल है स्टैटिकली इंड्यूस EMF की। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी पिछली दफ़ा लास्ट लेक्चर में। तो ये स्टैटिक इसलिए कि कंडक्टर यहाँ पे फिजिकली मूव नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद आपको उसमें कॉइल में EMF नज़र आ रही है। तो सेल्फ इंड्यूस EMF का ताल्लुक ज़ाहिर है करंट बदलने से या फ्लक्स बदलने से। तो ज़ाहिर है जब तक करंट बदल रहा है उस वक्त तक इंड्यूस EMF होगी। करंट जैसे ही बदलना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस EMF भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुख्तसरन हम क्या कह सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस EMF जो है वो EMF है जो कि कॉइल में अपने करंट के बदलने की वजह से जनरेट हो रहा है। वो EMF है जो कि कॉइल में अपना करंट बदलने की वजह से जनरेट हो रहा है। अच्छा जी, तो ज़ाहिर है यहाँ पर रिलेटेड चीज़ है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
जब वोल्टेज जो है करंट कैरिंग वायर में किसी वजह से बदल रही है, और तो जाहिर है कि उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ से करंट पैदा होगा। और सेल्फ इंडक्टेंस जो है, इसका मतलब है कि जिस कॉइल में करंट बदल रहा है उसी कॉइल में दोबारा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाए। तो इंडक्टर कहते हैं सर्किट एलिमेंट जो है, यानी कॉइल को कहते हैं। अगर जो है वो प्रॉपर्टी उसके ना इंडक्टेंस की है, शो कर रहा है, तो वो इंडक्टर कहलाएगा। सर्किट डायग्राम्स में आमतौर पे कॉइल जो है, वायर जो है, उसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे इंडिकेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे कॉइल दिखाई हुई, इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं इंडक्टिव कंपोनेंट दिखाने के लिए। अच्छा, अब इसको न्यूमेरिकली देखने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम फर्ज कर रहे हैं कि जो कॉइल शोन है उसके अंदर n टर्न्स हैं, कैपिटल N, और ये n टर्न जो हैं इनके अंदर से किसी वजह से यहाँ पे वो वजह जो है डीसी बैटरी है यहाँ लगी हुई, रियोस्टेट है रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए, और की है सर्किट में कम ऑन ऑफ करने के लिए। तो क्या होगा कि अगर करंट किसी वजह से बदल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कॉइल को लिंक कर रहा है, जाहिर है वो भी बदल जाएगा। तो फैराडे लॉ के मुताबिक जो है वो कितना ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। जो मैग्नीट्यूड है चेंज ईएमएफ का वो इतना होना चाहिए। एन क्योंकि कांस्टेंट है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको डेल्टा के अंदर रखें या बाहर रखें, तो हम जो है इसको ले जाते हैं अंदर। तो ये डेल्टा एन फाई बाई डेल्टा टी हो गया। और अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये देखें यहाँ, ये गौर से देखने वाली बात है। ज़रा सा बुक से ट्रीटमेंट मैंने ज़्यादा बेहतर किया है, ज़्यादा लॉजिकल है। फाई जो है, जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, ज़ाहिर है करंट की वजह से हो रहा है कॉइल में, और एक टर्न में भी आई करंट की वजह से ही फ्लक्स है, और जो एन टर्न्स हैं कॉइल की उसमें भी जाहिर है कि एन टर्न्स ऑफ द कॉइल उसी करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फाई प्रोपोर्शनल है आई के, और एन फाई भी आई के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लाएं तो वो है एल। एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो एन फाई इज इक्वल टू एल आई की वैल्यू आप डालें इक्वेशन 1 में, जहाँ एन फाई लिखा है तो एल आई हो गया। एल ज़ाहिर है कांस्टेंट है, अगर तो वो बाहर निकाल सकते हैं। तो जिन सूरतों में एल कांस्टेंट है उसमें इक्वेशन की ये शक्ल हो जाएगी। इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ ईएमएफ जो है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, वो बराबर है एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी के। यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं दिखाने के लिए कि लेंजेज लॉ ओबे हो रहा है, माइनस का साइन लगाया जा सकता है। अच्छा, तो एप्सिलॉन यानी कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बराबर होती है एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी के। डेल्टा इंपॉर्टेंट है, करंट अगर वक्त के साथ बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर करंट का चेंज जो है वो, करंट का चेंज अगर वक्त के साथ नहीं हो रहा तो फिर जो है ईएमएफ जाहिर है कि नहीं होगी। अगर डेल्टा आई जो है वो है ज़ीरो तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ भी ज़ीरो होगी। यूनिट जो है एल का, ज़ाहिर है पहली दफ़ा हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है, उसका यूनिट जो है वो हेनरी है। एसआई सिस्टम में हेनरी कैसे डिफाइन हो सकता है, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करके, कि अगर करंट चेंज जो है किसी कॉइल में हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, और इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो है 1 वोल्ट की, तो उस सिस्टम का जो है इंडक्टेंस की वैल्यू वो है 1 हेनरी। ठीक है, 1 एम्पेयर पर सेकंड की रफ्तार से अगर करंट बदल रहा है कॉइल में और उसकी वजह से 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है, तो उस सिस्टम का सेल्फ इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। अच्छा जी, अब आखिर में फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इंडक्टेंस को, ये हमने देखना है। एनर्जी जो कि स्टोर होती है इंडक्टर में, वो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में होने का मतलब क्या है कि
जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर है इंडक्टर के, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में होती है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में होती है। तो अब यहाँ पे जो है करंट अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है तो एनर्जी स्टोर हो रही है, अगर करंट कम हो रहा है तो इंडक्टर एनर्जी फराहम करता है, सप्लाई करता है। और अगर आइडियल इंडक्टर है तो उसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही, जितनी स्टोर्ड है उतनी बाहर आती है। एसी के अंदर इंडक्टर जो है मुसलसल ज़ाहिर है कि एनर्जी स्टोर भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है हर एसी साइकिल में। तो मुसलसल स्टोर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डिलीवर, पावर अंदर आ रही, पावर बाहर जा रही है। और लेकिन अगर डीसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो वो उसके अंदर पावर जो स्टोर्ड है कांस्टेंट रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ना सप्लाई करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। इंडक्टर्स जो हैं वो पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। क्यों? इसलिए कि ठीक है एनर्जी स्टोर और डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, ये बैटरी नहीं है, एनर्जी जनरेट नहीं करता। जो उसकी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है वही ये आगे सप्लाई कर सकता है। लेकिन रियल इंडक्टर्स जो हैं ऑन द अदर हैंड, वो जो है हमेशा एनर्जी सर जो है वो सर्किट को देते और लेते हैं, लेकिन ये कि ज़ाया नहीं करता है। लेकिन ज़ाहिर है असली जितने इंडक्टर्स हैं उनमें कॉइल में कुछ ना कुछ तार में रेजिस्टेंस तो होती है, और हीट भी, करंट जब फ्लो करता है रेजिस्टेंस में से तो ज़ाहिर है कि हीट भी जनरेट होगी। तो कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाहिर है असली कंपोनेंट, असली इंडक्टर ज़ाया करता है, आउटपुट हमेशा इनपुट से थोड़ी कम होगी। अच्छा जी, इंडक्टर्स के इस्तेमाल पे आ जाते हैं। इंडक्टर्स जो है वो फिल्टर सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, एसी को डीसी बनाने में, स्मूथ करने में, रिपल्स ख़त्म करने में। तो रेजोनेंस जो है सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, हम आगे देख लेंगे रेजोनेंस सर्किट्स। और करंट लिमिट करने के लिए, मतलब करंट की वैल्यू खास हद से ऊपर ज़्यादा ना हो। इंडक्टर्स जो हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एसी सिग्नल को शक्ल बदलने में, उसका मैग्नीट्यूड कम करने में, और ट्यूनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, ये आगे देखेंगे। ऑसिलेटर्स में मतलब डीसी से एसी बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को वोल्टेज या करंट के स्पाइक से जो है महफूज रख सकता है या रखता है। इसकी वैल्यू ये डिपेंड करती है शेक कॉइल की शक्ल क्या है, उसकी टर्न्स कितनी है, जिस मटेरियल पे कॉइल चढ़ाई है उसकी परमिएबिलिटी क्या है। और रेयरली जो है, रेयरली ये इंपॉर्टेंट बात है आखिरी वाला, कि कभी कभी डेल्टा 5 और डेल्टा टी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन आम तौर पे डिपेंड नहीं करती इंडक्टेंस के फ्लक्स की चेंज की रफ्तार क्या है, ख़ास हालात में, जो कि हमारे लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। बस गाइस आज का ये मुख्तसर सा लेक्चर था। MCQs जो हैं अब आपने करने हैं 5 और 6, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक ही है 10, कॉम्प्रिहेंसिव से 5 और 6, और 6 to 9 जो है प्रॉब्लम वो अटेम्प्ट करना है। तो ये आज का था लेक्चर। इंशाल्लाह जल्दी अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।